जब RH नेगेटिव माँ का बेबी RH पॉजिटिव होता है तो बेबी का ब्लड माँ के अंदर जाने की संभावना कभी कभी होती है। जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है या कभी लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है या कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर हम प्रेगनेंसी के दौरान करते तो बेबी का पॉजिटिव ब्लड जब माँ के निगेटिव ब्लड में आता है तो माँ को लगता है ये कौन सा फॉरेन मटेरियल आ गया और माँ की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू करती है। जब माँ के शरीर में वो एंटीबॉडीज बनना शुरू होता है तब आने वाले प्रेगनेंसीज में बेबी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। डॉक्टर, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैंने शुरुआत में जिसके बारे में चर्चा की, RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले तो बहुत आसान शब्दों में, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो सके और जब ये डिटेक्ट हो तो लोगों को पता चल सके कि इससे पार कैसे पाना है, ये किस तरह से टाइमली इंटरवेंशन किया जा सकता है। तो क्या होती है ये इनकम्पैटिबिलिटी, कब इसे डिटेक्ट किया जा सकता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी वजह से? पहले मैं बताना चाहती हूँ ये RH इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। RH ये एक प्रोटीन रहता है हमारे रेड सेल पे, रेड ब्लड सेल जो रहती है जिसको हम RBC कहते हैं। ये RBC पे RH नाम का एक प्रोटीन रहता है। जब प्रोटीन होता है तो हम RH पॉजिटिव कहते हैं। जब वो RBC पे प्रोटीन नहीं रहता इसको हम RH निगेटिव कहते हैं। जब होने वाली मम्मी का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होता है और होने वाले डैडी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है तो अपना बच्चा RH पॉजिटिव भी हो सकता है। जब बेबी RH निगेटिव रहेगा तो उस प्रेगनेंसी में RH इनकम्पैटिबिलिटी की रिस्क है ही नहीं, लेकिन ये पहले नहीं समझता। इसीलिए हमें कंसिडर करना है पहली बार जो प्रेग्नेंट है और अपने पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, हमारा निगेटिव है, तो हमें जो कुछ प्रिकॉशंस लेनी है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बेबीज ब्लड ग्रुप लेनी ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बेबी का ब्लड ग्रुप नहीं समझता। जब RH निगेटिव माँ का बेबी RH पॉजिटिव होता है तो बेबी का ब्लड माँ के अंदर जाने की संभावना कभी कभी होती है। जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है या कभी लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है या कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं, जैसे कि बेबी के साइड का पानी जांच के लिए लिया है तो ये इन्वेजिव हो गया। उस टाइम बेबी का ब्लड माँ के शरीर में मिक्स होने की संभावना होती है। ये डिलीवरी के दौरान भी होती है। तो बेबी का पॉजिटिव ब्लड जब माँ के निगेटिव ब्लड में आता है तो माँ को लगता है ये कौन सा फॉरेन मटेरियल आ गया और माँ की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू करती है। जब माँ के शरीर में वो एंटीबॉडीज बनना शुरू होता है तब आने वाले प्रेगनेंसीज में बेबी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। यानी कि आने वाले प्रेगनेंसीज, वो पहले प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब फर्स्ट चाइल्ड इज सेफ। फर्स्ट चाइल्ड इज सेफ, लेकिन उसका पहला अबॉर्शन हुआ रहेगा तो भी फर्स्ट बेबी के टाइप हो सकता है। इसीलिए कभी भी उसकी पहली बार प्रेगनेंसी रहती है और वो कंटिन्यू होती है तो ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, में ना के बराबर नहीं है, कम रहते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में बेबी का ब्लड मिक्स हो जाता है माँ के शरीर में, तो हो भी सकती है, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ये ब्लड मिक्स जब होता है और माँ ने एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में तैयार किए हैं तो सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी पे वो अटैक करते हैं और बेबी को फिर एनीमिया होता है, मीन्स खून की कमी बहुत ही वो बढ़ गया तो बेबी फेल्योर में चला जाता है। बेबी के जान को खतरा रहता है। तो वो सीरियस टाइप का बीमारी हो सकता है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके इससे बच सकते हैं। जब हम RH निगेटिव है तो अराउंड 28 वीक्स हमें इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लेना है।
लेकिन जब पहले तिमाही में कुछ ब्लीडिंग होता है या दूसरे तिमाही में कोई ब्लीडिंग का एपिसोड रहता है, तो उस वक्त भी हमें इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लेना है। इससे हम ज़रूर इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकते हैं। जी, ये इंजेक्शन की बात आपने बताई, कोई ऐसा टेस्ट भी होता है डॉक्टर जिससे इसके बारे में पता चलता है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी है? कोई अर्ली टेस्टिंग जिससे पता लगाया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो Yes. कुछ इस तरह की अगर आपको टेस्टिंग के बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, आप उन टेस्टिंग के बारे में कुछ बता जब सकती हैं? RH निगेटिव प्रेगनेंसी में मदर कंसीव हो जाती है, तो हम उनका ब्लड ग्रुप वापस से कंफर्म करते हैं, और निगेटिव होता है तो हम IDCT इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करने के लिए कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद करते हैं, अराउंड 28 वीक्स वो करते हैं, और वो टेस्ट जब निगेटिव रहती है तो ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर, कोई ऐसा केस आपको याद आता है जब इस तरह का RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी का केस हुआ हो, और उससे क्या सीखा जा सकता है, किस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है? यह दिव्यांश, मुझे एक कपल याद है। उनका पहला मिसहैप हो चुका था, लेकिन तब वो सिटी में थे। उनका ब्लड ग्रुप चेक किया था, उनके पार्टनर का किया था, वो पॉजिटिव था, वो निगेटिव थी, इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। लेकिन डिलीवरी के वक्त वो अपने मायके एक रिमोट प्लेस में गई, और वहाँ बेबी पॉजिटिव रहने के बावजूद भी वो इंजेक्शन छूट गया। वो तीसरी बार कंसीव हो गई, और इन्वेस्टिगेशंस पे पता चला उसका जो एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है एंटीबॉडी डिटेक्ट करने वाला, दैट इज़ IDCT, वो पॉजिटिव था। एक बार IDCT पॉजिटिव हो जाता है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उसका कुछ असर नहीं होने वाला। तो उसके तीसरे प्रेगनेंसी में अराउंड 28 वीक्स मिसहैप हो गया, बेबी की डेथ हो गई। चौथी बार उसने कोशिश की, होप लेके कि शायद मेरा बेबी निगेटिव हो जाए और मुझे पूरी 9 मंथ का बेबी मिले। लेकिन चौथी बार भी बेबी शायद पॉजिटिव था, इसीलिए बेबी को वापस वो सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए, जो बेबी में एनीमिया डेवलप हो जाता है, और बेबी को इतने सारे साइंस वो डॉपलर स्टडी पे दिखते हैं, और बेबी का फिर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाया गया, लेकिन फिर भी बेबी को हम बचा नहीं सके। ये डिस्टिंक्टली केस मुझे ये याद है। और वो इंजेक्शन दूसरी डिलीवरी के दौरान जब वो लेती थी तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से वो ज़रूर बच सकती थी, अगर वो ले लिया होता सही Correct, वक्त रहते। तो डेफिनेटली यही सीखा जा सकता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टाइमली इंटरवीन इन सच केसेस। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी था कि अगेन वी हैव दिस ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन का दौर है, सब कुछ चीज़ें हमारे पास, लेकिन फिर भी सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो अर्ली टेस्टिंग और प्रेगनेंसी केयर से जुड़ी जो भी जानकारी है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचे, सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसकी अवेयरनेस लोगों में हो, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को भी, और जो भी लोग इस वक्त प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? प्री कंसेप्शनल टेस्ट इज़ द की पॉइंट, की एलिमेंट। प्री कंसेप्शनल टेस्ट पहले करें, कुछ डिफिशियंसीज रहेगी वो रूल आउट करें। RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी उनको तभी पता चल सकता है। कुछ वायरल डिसीजेस से वो बच सकते हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही जब लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी होती है तो IVF आप जल्दी ऑप्ट करते हो तो जल्दी सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, और बहुत सारे साइकिल से आप बच सकते हैं। तब हमारी क्वालिटी अच्छी रहती है, मात्रा अच्छी रहती है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहती है। इसीलिए जब हमें लेनी ही है डिसीजन तो हमें अर्ली लेनी है। डॉक्टर सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी
बातें हमसे साझा की, सही जानकारी, एक्सपर्ट जानकारी, जिसकी मैं बार बार बात किए जा रही हूँ कि सही जानकारी का होना आज के इस ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन के दौर में कितना ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड को हम रैप करते हैं। इट हैज़ बीन अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन, थैंक्स टू यू। It's my pleasure. Thanks for having me. And if you are planning pregnancy or about to become a parent, we wish you all the best. अगर आपको वेलनेस सखी का ये एपिसोड यूज़फुल लगा, इसकी जानकारी काम की लगी, तो मेक श्योर टू शेयर इट अहेड. यू नेवर नो हाउ यू मे contribute to a greater good. डॉक्टर पुराणिक, थैंक यू सो मच वंस अगेन. जल्द मिलते हैं वेलनेस सखी के एक और एपिसोड के साथ. स्टे ट्यून एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.